तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक रोटेशनल मोशन। इसको बच्चों रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि एक रिजिड बॉडी क्या होती है। तो रिजिड बॉडी हम किसको बोलते हैं कि अगर कोई आपके पास बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी, और उसमें कोई भी दो पॉइंट हैं, ए और बी। ए और बी का लेट से ए की वेलोसिटी v1 है और बी की वेलोसिटी v2 है। तो यहां पर हमने ए बी को ज्वाइन किया है, ए बी को हमने ज्वाइन किया। तो लेट से ये थीटा 1 है और ये एंगल कुछ थीटा 2 है। यानी कि ए बी लाइन से वेलोसिटी v1 कितना एंगल बना रही है, थीटा 1, और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा 2। तो आप देखेंगे वेलोसिटी अलोंग ए बी, ए और बी को जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उसके अलोंग वेलोसिटी कितनी होगी। देखो ये इस ए की कितनी वेलोसिटी होगी, v1 cos थीटा 1, और बी की कितनी होगी, ये वेलोसिटी ऑफ ए होगी, और ये होगी v2 cos थीटा 2, ये वेलोसिटी ऑफ बी। तो हमने क्या करना है कि ए और बी, तो रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं कि बच्चों दो पॉइंट ए और बी, कोई भी दो पॉइंट हैं और एक बॉडी पर, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि आप ये बोल सकते हो आर ए बी, डिस्टेंस है, वो क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल, कोई भी दो पार्टिकल यहां अज्यूम कर लो, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये रिजिड बॉडी की डेफिनेशन होती है। अब अगर हमें वेलोसिटीज दे रखी हैं तो हम इस वेलोसिटी, इस डिस्टेंस को कांस्टेंट कैसे इंश्योर करेंगे। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b along line AB, along line AB must be 0। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 0 होनी चाहिए। इस चीज को हम दूसरे टर्म से भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन ऑफ ए एंड बी। ए बी की ना तो कोई सेपरेशन वेलोसिटी होनी चाहिए और ना ही कोई वेलोसिटी अप्रोच होनी चाहिए। यानी कि इस लाइन के अलोंग इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि v1 cos थीटा ये होगी और ये v2 cos थीटा होगी। ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो इन दोनों का ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो अगर कोई भी दो पार्टिकल है उनका हम दो, वो डिस्टेंस कांस्टेंट अगर बोल सकते हैं, तो उसकी को हम डिफाइन करेंगे एज ए रिजिड बॉडी। तो हम इस चैप्टर में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि हम रिजिड बॉडी में एंगुलर टर्म जो पढ़ते हैं, जैसे हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बच्चों जब भी रिजिड बॉडी होती है तो यहां पर हमने एक रॉड माना हुआ है, यहां पर एक हिंज है, हिंज पॉइंट है, यहां पर हिंज कर दिया है इसको, और इस पर एक पॉइंट है ए और यहां पर पॉइंट है बी। ओके, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं सी। अगर इस रॉड को आपने कुछ थीटा एंगल रोटेट कर दिया, थीटा एंगल रोटेट कर दिया, तो आप देखेंगे कि ए यहां पर पहुंच जाएगा, इसको ए प्राइम बोल देते हैं, और बी आपका इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, बी प्राइम बोल देंगे। अब आप देखेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और ए प्राइम, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए प्राइम इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी प्राइम। यानी कि बी प्राइम का जो डिस्टेंस है वो ए प्राइम के बराबर नहीं है। ऐसे ही हम सी पॉइंट देखेंगे तो सी पॉइंट का 0 होगा, विच इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ सी प्राइम। सी प्राइम का तो 0 होगा। अगर रॉड को हम रोटेट करते हैं तो ये पॉइंट तो मूव नहीं करेगा। तो यहां पर आप देखोगे कि डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट करते हैं।
हर पॉइंट का डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इस बॉडी को, रिजिड बॉडी को हमें स्टडी करना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का, बी पॉइंट और ए पॉइंट, दोनों का एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। यानी कि दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, तो इसीलिए हम एंगुलर वेरिएबल्स में डील करते हैं। थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, डी थीटा बाई डी टी आपको याद होगा, इसको हम ओमेगा के टर्म से बात करते हैं, ये एंगुलर वेलोसिटी होता है। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। और हम डी ओमेगा बाई डी टी हम डिफाइन करते हैं अल्फा, विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन इसको हम डिफाइन। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें ये वेरिएबल आने चाहिए। हमने ये ऑलरेडी हमने सर्कुलर मोशन में स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, सर्कुलर मोशन का एक बार रिवीजन करेंगे। तो छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं सर्कुलर मोशन का। तो बच्चों सर्कुलर मोशन हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता था। एक होता था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम क्या बोलते थे कि आपका अल्फा जीरो है और ओमेगा आपका कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट है यहां पर, तो ओमेगा कांस्टेंट होने से हम किसी भी टर्म पर, ओमेगा कांस्टेंट होते थे तो पार्टिकल की वेलोसिटी, यानी कि किसी भी पॉइंट पर हम वेलोसिटी को लिख सकते थे ओमेगा इंटू रेडियस, ये हमारी आ जाती थी। ये हमारा यूनिफॉर्म। और आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता था। और इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता था। तो ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता था। और आप सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से निकाल सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स होती थी हमारी एम ओमेगा स्क्वायर आर, और यू कैन से विच इज एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हमारा से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता था। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। तो यहां पर हमारे दो एक्सेलरेशन आते थे। एक होता था हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम लिखते थे दैट इज डी वी मैग्नीट्यूड बाई डी टी, वी के मैग्नीट्यूड का डी टी, यानी कि ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता था। इसको हम अल्फा इंटू आर भी लिखते थे। अल्फा क्या होता था बच्चे? डी ओमेगा बाई डी टी, ये होता था, ओके। और एक हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, वो हमेशा ओमेगा स्क्वायर आर विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होगा। ये हमारे दो एक्सेलरेशन होते थे। नेट एक्सेलरेशन हमारा ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता था। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता था। और अगर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यानी कि अल्फा आपका कांस्टेंट होता है, अल्फा कांस्टेंट होने पर तीन इक्वेशन बनती थी। एक इक्वेशन बनती थी आपकी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरी इक्वेशन बनती थी आपकी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई टू। और थर्ड इक्वेशन होती थी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा इंटू थीटा। तो यानी कि ये आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से ही रिलेटेड है। यहां पर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो यहां पर तीन इक्वेशन हो जाती हैं। तो ये सब हम ऑलरेडी किस में पढ़ चुके हैं? ये सर्कुलर मोशन में हम ऑलरेडी इसको डील कर रहे हैं। तो आप इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये सब रिवाइज कर लेंगे, ओके, क्योंकि इसका हम काफी एक्सटेंसिवली यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको देखते हैं, सर्कुलर मोशन को, रोटेशनल मोशन को हम
रोटेशनल मोशन को हम मेजर 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहला होगा हमारा ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है बच्चों, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट का लीनियर मोशन होता है, इसकी बात करेंगे। इसको प्योर ट्रांसलेशन भी बोल सकते हैं आप। और दूसरा होगा आपका प्योर रोटेशन। और तीसरा होगा तीसरा होगा मिक्स्ड, यानी कि रोटेशन रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है? प्योर ट्रांसलेशन मोशन में बॉडी बॉडी सिर्फ लीनियर यानी कि एक लाइन पर मूव करेगी, दैट द ओरिएंटेशन विल नॉट चेंज। जैसे सपोज करो आपके पास ट्रांसलेशन मोशन का एग्जांपल हम देते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन, इसका एग्जांपल, सपोज करो आपके पास एक बॉडी है। ओके, यहां पर पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका बी है। अब इसका कुछ लीनियर मोशन हो रहा है, यानी कि ये हो सकता है इस रूट पे इसका पाथ कुछ ऐसे है, यानी कि आप देखेंगे तो बीच में इसका मोशन ऐसा होगा, यानी कि ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और बाद में ये इधर आ गया, यानी कि ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो आपने देखा इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि बी के रेस्पेक्ट में ए एकदम वर्टिकली अपवर्ड है, बी के रेस्पेक्ट में ए एकदम वर्टिकली अपवर्ड है। आप इस बॉडी का पाथ कुछ ऐसा है, लेकिन इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती है और सेम होती है, यानी कि ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी सब ऐसे होगी, टेंजेंशियल टू द पाथ होगी, सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी। इसमें हम कमेंट कर सकते हैं वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ all the all the particles of body are equal. Velocities of all the particle of the body are equal, यानी कि सभी पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम होगी, उसको बोलेंगे हम प्योर ट्रांसलेशन मोशन। ओके, जैसे एक बहुत बड़ी बस है, रिजिड बॉडी है, वो रोड पर चल रही है और रोड आपका ऐसे कर्व है। तो वो कर्व रोड पर जरूर चल रही है, लेकिन बस का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जो चीज ऊपर है वो सीधे सीधे ऊपर हो रही है, उसमें कोई ओरिएंटेशन में चेंज नहीं हो रहा है, इसका पाथ कर्वीलिनियर है। ठीक है, ये हो गया ट्रांसलेशन मोशन। इसके बाद आता है बच्चों प्योर रोटेशन। सेकंड इज प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन को आप कैसे समझेंगे? प्योर रोटेशन होता है बच्चों जैसे, यानी कि प्योर रोटेशन कब होता है, यानी कि यहां पर पूरा सिग्मा एफ नेट, यानी कि जो भी एफ एक्सटर्नल है वो जीरो होती है। एफ एक्सटर्नल जीरो होती है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका क्या होता है? जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाता है तो सेंटर ऑफ मास को हम मानेंगे सेंटर ऑफ मास लेट से रेस्ट पर है। जैसे आप सीलिंग फैन को देखेंगे, सीलिंग फैन में सीलिंग फैन में बच्चों क्या होता है कि उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होती है और एक एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा होता है, यानी कि ये ब्लेड्स घूम रहे होते हैं और जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा होता है वो आपकी फिक्स्ड होती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं कर रहा है और ये रोटेट कर रहा है। जैसे यहाँ पर पॉटर्स व्हील को देखो, पॉटर्स व्हील पर आप देखोगे कि यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी होता है और ये ऐसे व्हील रोटेट करता रहता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर रोटेशन मोशन। इस तरह से प्योर रोटेशन मोशन होता है जो एक एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते रहते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट पर होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते रहते हैं। दूसरा आता है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि आप ये, जैसे आप एक व्हील मानो,
जो रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। और इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे बाइसिकल का व्हील जो होता है, बाइसिकल का व्हील देखोगे तो बाइसिकल के व्हील का एक रोटेशन भी हो रहा होता है, व्हील का एक रोटेशन होता है, और उसके सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन भी हो रहा था। तो यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है वो एक्सिस लीनियर मोशन कर रही है, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी लीनियर मोशन कर रहा है। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप एक्सिस के अबाउट देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, वो रोटेट भी कर रहा होता है। तो यहां पर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों आते हैं, इसको हम कंबाइंड मोशन या रोलिंग मोशन में स्टडी करते हैं। तो हम मेजरली इसको तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो एक पढ़ेंगे प्योर ट्रांसलेशन, एक जैसे अभी तक हमने जितना भी मोशन पढ़ा है वो प्योर ट्रांसलेशन पढ़ा है। तो हम प्योर रोटेशन मोशन होता है और फिर कंबाइंड मोशन होता है। तो उस सब में बढ़ने से पहले सबसे पहले हम डील करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो सबसे पहले अगर आपको बोला जाए कि कोई भी रिजिड बॉडी है और वो एक एक्सिस के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों कैसे लिखेंगे? इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं कि लेट से इट इज कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्टिकल, यानी कि ये बहुत पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल वन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल थ्री एंड सो ऑन। सभी पार्टिकल्स की हम काइनेटिक एनर्जी को ऐड करें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो यहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए हम ये लिख सकते हैं हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां पर देखोगे कि अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और ये पार्टिकल वन है और जिसका एक्सिस से डिस्टेंस r1 है, तो आपको अगर याद होगा तो v1 को हम कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी v1 कैन बी रिटन एज ओमेगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट से लेते हैं तो आप ओमेगा क्रॉस r1 लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस r1 लिख सकते हैं। अदरवाइज आप स्केलर में लिखें तो सिर्फ आप ओमेगा इंटू r1 लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि ओमेगा अपवर्ड है और r इज द, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो सिंपली आप ओमेगा r1 से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आपकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी? ओमेगा r1। आप इसको लिख सकते हो हाफ m1, और v1 को आप लिख सकते हो ओमेगा r1 इसका होल स्क्वायर प्लस हाफ m2, v2 को आप लिख सकते हो ओमेगा r2 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब बच्चों, रिजिड बॉडी की अगर ओमेगा सेम है तो सारे पार्टिकल्स की ओमेगा सेम रहती है, क्योंकि सारी बॉडी एक ही एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है। तो इस केस में आपके पास काइनेटिक एनर्जी का टर्म आप देखोगे कि ओमेगा स्क्वायर और टू ये सभी में कॉमन है, और यहां पर देखोगे ये m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये वाला टर्म आ जाएगा। तो हम काइनेटिक एनर्जी को लिख देते हैं, दैट इज ओमेगा स्क्वायर बाई टू, और इस टर्म को लिख देते हैं mi r i स्क्वायर। और बच्चों, ये जो टर्म आया है हमारा, इसी को इसी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आई इक्वल्स टू सिग्मा एम आई, ith पार्टिकल का मास और ith पार्टिकल आर स्क्वायर, ये इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको कॉल करते हैं। ये ट्रांसलेशन मोशन में जैसे मास काम करता है, ऐसे ही रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। इट इज एनालॉगस टू द मास, जो इनर्शिया होता है जिसको मास बोलते हैं उसके एनालॉगस होता है। तो बच्चों, ये डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए, अगर हम ये डिस्क्रीट पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, अगर आपके पास डिस्क्रीट पार्टिकल है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? दैट इज सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, इनका समीशन, यानी कि m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर
एंड सो ऑन। और अगर आपके पास कंटिन्यूअस बॉडी है, कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों क्या रहेगा? उसको आप आई को आप क्या लिखोगे? सिग्मा आर, आर स्क्वायर इंटू डी एम। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। यानी कि कंटिन्यूअस के लिए हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर इंटू डी एम का इंटीग्रेशन करेंगे, और डिस्क्रीट पार्टिकल के आप एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर, इस तरह से ये फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज पे डिपेंड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है शेप ऑफ द बॉडी पर, यानी कि बॉडी की शेप पर डिपेंड करेगा। कैसी शेप है, यानी कि अगर शेप डिफरेंट होगी और सेम मास होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो सकता है। डिपेंड्स ऑन मास, अगर शेप सेम शेप के हैं और डिफरेंट मास है तो उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो सकता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि एक ही बॉडी का अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आप ले लें तो डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो ये हम सब्सिक्वेंट सेक्शंस में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। डिस्क्रीट पार्टिकल में लेट से यहां पर m1 और m2 दो मास दिए गए हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। ओके, अभी हमें इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों आपको याद होगा कि इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहीं यहां पर लाई करेगा। दिस इज सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आप यहां से अगर आपको पता हो तो ये याद करो, आपको ये निकाला था हमने m2d अपॉन m1 प्लस m2, ये डिस्टेंस निकाला था। और इस डिस्टेंस को हमने निकाला था, इट वाज प्रोपोर्शनल टू m1, यानी कि ऑपोजिट मास। अगर यहाँ m2 से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो m1 के प्रोपोर्शनल आता है। ये हो जाएगा m1d ओवर m1 प्लस m2। ओके, फॉर टाइम बीइंग इसको हम R2 बोल देते हैं और इसको हम R1 बोल देते हैं। इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के अबाउट हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है दैट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, अगर हम डिस्क्रीट पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे R1 की वैल्यू m1, R1 की वैल्यू है m2d ओवर m1 प्लस m2, और इसका करना है हमने होल स्क्वायर, प्लस m2 और R2 की वैल्यू है m1d ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप देखोगे कैलकुलेशन में कि d अपॉन m1 प्लस m2 ये दोनों टर्म सेम है, इसको हम यानी कि बाहर ले लेते हैं। यानी कि यहां पर आपके पास हो जाएगा m1 इंटू m2 का होल स्क्वायर इंटू d बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और ये टर्म आ जाएगा आपके पास m2 इंटू m1 स्क्वायर अगेन d अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये टर्म आप कॉमन लेंगे, ये टर्म आप कॉमन लेंगे तो आपके पास ये मिलेगा d। अब आप यहां पर देख सकते हो ये m1 और ये m2 और ये m2 और ये m1, यहां पर m1 स्क्वायर है तो m1 m2 दोनों में से बाहर ले सकते हो। तो अगर आप m1 m2 भी दोनों में से बाहर लोगे तो ये हमने m1 m2 भी बाहर लिया, और यहां पर ये d बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर भी बाहर लिया। तो आप यहां पर देखेंगे ये आपको m2 प्लस m1 आ जाएगा। m2 प्लस m1 आने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, तो एक ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आपको मिलेगा आंसर m1 m2 इंटू डी स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2, ये आपका आ जाएगा। तो आपको डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहां पर ये सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा इस पे डिपेंड नहीं करेगा।
तो ये आपको सिर्फ एक्सिस से डिस्टेंस लेना है। यहां पर बच्चों एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट से एक 2 मीटर साइड लेंथ का इक्विलेटरल ट्राइंगल है और तीनों वर्टिसेस पर m1, m2 और m3 मास रखे हुए हैं और हमने m1 से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यानी कि एक्सिस पासिंग थ्रू m1 एंड विच इज इन द प्लेन ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के प्लेन में ही है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमें याद है बच्चों, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालते हैं, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। तीन पार्टिकल है। तो बच्चों ध्यान रखना होगा ये r1 r2 और n r3, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इज ऑफ मास m1, m2 एंड m3 रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम कहां से होगा ये डिस्टेंस, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो हमने एक्सिस सेलेक्ट करी है, जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उससे होगा। तो यानी कि आप देखेंगे कि इस एक्सिस से m1 का डिस्टेंस कितना होगा, 0। यानी कि ये इटसेल्फ एक्सिस पर अलाई कर रहा है तो कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा, r1 0 हो जाएगा। m2 का डिस्टेंस यहां से देखेंगे तो ये 2 मीटर हो जाएगा, तो r2 की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर। और r3 की वैल्यू हम एक्सिस से देखेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये जो हाफ लेंथ होगी यानी कि 1 मीटर, ये लेंथ इसके बराबर होगी। तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1 मीटर। r3 की वैल्यू आपके पास 1 मीटर हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, m1 r1 यानी कि 0 प्लस m2 r2 यानी कि 2 स्क्वायर प्लस m3 और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर m1 नहीं आएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 m2 प्लस m3, ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस कहां से लेना है, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डिस्टेंस मेजर करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एक्सिस जिसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है उस एक्सिस के अबाउट उससे डिस्टेंस देखना है, यानी कि इससे हमने डिस्टेंस देखना है हर पार्टिकल का। ओके, नेक्स्ट हम कंटिन्यूअस पार्टिकल की बात करते हैं। कंटिन्यूअस मास सिस्टम में सबसे पहले हम रॉड कंसीडर करते हैं। रॉड हमने कंसीडर की है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट वन ऑफ इट्स एंड, यानी कि ये रॉड है जिसका मास m, लेंथ l है। इसके एक एंड, यानी कि ये एंड ले लो या ये एंड ले लो, कोई भी एंड के अबाउट आप एक एंड के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो बच्चों इसके लिए क्या मेथड हम करते हैं, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या किया था, किसी भी x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका मास होगा dm और जिसकी थिकनेस होगी dx। और बच्चों dm हमेशा लिखा जाता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि इसको लीनियर मास डेंसिटी करते हैं, ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी पढ़ा था, इंटू dx। dm को हम क्या लिखेंगे, m/l इंटू dx, ये हमेशा लिखा जाएगा। अगर मास पर यूनिट लेंथ आपको दे रखी है तो यहां पर वो उसे रिप्लेस कर दें। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर बच्चों आपको फॉर्मूला याद है तो हम लिखते थे, यानी कि r स्क्वायर dm। r क्या रहता था, डिस्टेंस। तो हम यहां पर एक छोटा पॉइंट मास कंसीडर कर लिया है जिसका मास है dm और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, x। तो यहां पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, x। ओके, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, दैट इज x स्क्वायर इंटू dm। इंटीग्रेशन के लिए हम देखेंगे अगर हमें ये पूरी रॉड कंसीडर करनी है तो x की वैल्यू 0 से कैपिटल L जाएगी, यानी कि यहां पर x की वैल्यू 0 टू कैपिटल L। अब यहां पर x है और ये dm है तो हम क्या करेंगे,
डीएम को एक्स के टर्म में लिखने के लिए एक्स स्क्वायर, और डीएम को यहां से हम एक्स के टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज एम बाई एल इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा एम बाई एल, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 टू एल। लिमिट लगाने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, एम बाई एल तो आपका इंटीग्रेशन से बाहर है। एक्स स्क्वायर का अगर आपको याद हो तो इंटीग्रेशन होता था एक्स क्यूब बाई 3, और ये इंटीग्रेशन 0 टू एल आपने लिमिट लगानी है। तो आपका फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। एम बाई एल, एक्स एक्स की जगह पहले आप एल क्यूब रखेंगे, एक्स की जगह एल रखा तो एल क्यूब हो गया, और 0 रखा तो 0 क्यूब डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर, यानी कि एल से एक एल कट जाएगा, और एम एल स्क्वायर बाई 3, ये आ जाएगा। ये बच्चों आपको किस एंड के आया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट वन ऑफ इट्स एंड। आप अगर एक एंड को ए मार्क कर दें और मार्क कर दें बी, तो आप देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए कितना आया है, एम एल स्क्वायर बाई 3। तो बच्चों कोई दिक्कत की बात नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी भी इतना ही आएगा, क्योंकि ये तो सिमेट्री है। चाहे आप एंड ए लो चाहे बी लो, इसमें सिर्फ डिस्टेंस पे मैटर करता है। देखो ये दोनों एंड आइडेंटिकल है, जैसा एंड ए है वैसा ही एंड बी है। तो आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट भी आएगा। तो दोनों के अबाउट सेम ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको सेंटर के अबाउट निकालना है, सेंटर ऑफ द रॉड के सेंटर के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो आपकी ये रॉड आपने कंसीडर कर ली, और अगेन इसका मास कैपिटल एम और लेंथ कैपिटल है। अब यहां पर आप जो एक्सिस कंसीडर करेंगे इसके सेंटर पर कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहां पर मास पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी, एम बाई एल। अब एक्सिस से आप एक डिस्टेंस कंसीडर करेंगे एक्स, एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे बच्चों। यहां पर एक एलिमेंट लेंगे जिसकी थिकनेस होगी dx और मास होगा dm। तो आप dm को क्या लिखेंगे, dm मस्ट बी इक्वल्स टू m बाई एल इंटू डी एक्स। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन आप क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर dm लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर को dm को m बाई एल इंटू डी एक्स कर देंगे। तो बच्चों क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, सेम। आप m बाई एल यहां पर कॉमन निकाल लेंगे, dx। बच्चों इसमें जो चेंज आएगा वो कहां पर चेंज आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपने क्योंकि यहां पर एक्सिस को शिफ्ट किया है, यहां से एंड की एक्सिस आप सेंटर यानी कि सेंटर पर ले गए। तो अब लिमिट आपकी x 0 टू l नहीं आएगी, बल्कि आप देखो कि अगर रॉड को कंसीडर करना है तो ये हमने एक्सिस मान ली। तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये माइनस एक्स बाई टू होगा, सॉरी माइनस एल बाई टू होगा, और राइट साइड देखेंगे तो ये प्लस एल बाई टू होगा। यानी कि हमारा x माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू लिया है, क्योंकि यहां पर हम ओरिजिन मानेंगे। कहां पर मानेंगे, जहां पर हमारी एक्सिस है। तो यहां के लिए आपका जो लिमिट है, आपकी लिमिट आएगी माइनस एल बाई टू एल बाई टू। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 मिलेगा, और लिमिट लगाएंगे माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। अब बच्चों लिमिट लगाते टाइम आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, यानी कि ये हो जाएगा m अपॉन 3l, लिमिट आपकी l बाई टू का होल क्यूब माइनस टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस l बाई टू का होल क्यूब। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा m अपॉन 3l।
और ये L/2 का होल क्यूब यानी कि L³/8, और ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये L³/8। तो आपके पास ये आ जाएगा ML³/3L, और ये L³/8 यानी कि L³/4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे आपके पास ML²/12 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ द रॉड क्या आया है, ML²/12। तो आप देखेंगे ये सिर्फ एक फैक्टर चेंज होता है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर आप डायमेंशन देखें तो वो ML² आएगी हमेशा, यानी कि मास होगा एक टर्म और लेंथ का स्क्वायर होगा। तो यहां पर एक फैक्टर जो है, जो डायमेंशन लेस है क्वांटिटी, वो चेंज हो रही है। पहले ये 3 आया था, अब ये 12 आया। तो जैसे जैसे हम एक्सिस चेंज करेंगे वैसे ही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं कि अगर आपको एक रिंग दी जाए जिसका मास m और जिसका रेडियस r है, और सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर एंड एक्सिस passing through center and perpendicular to the plane of the ring, यानी कि रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये बहुत जरूरी है बच्चों, यानी कि देखो सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई ये एक पॉइंट है, इनफाइनाइट एक्सिस हो सकती है, तो हमने कौन सी लेनी है, जो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि इस तरह से रिंग है और इसके सेंटर से ऐसे रिंग पास हो रही है, एक्सिस पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बच्चों आप देखोगे कि हमारी एक्सिस यहां पर होगी जो आउट ऑफ द प्लेन आएगी, ऐसे आएगी। तो एक्सिस के अबाउट हम देखेंगे यहां पर कोई भी एलिमेंट लेंगे, ये हमारा dm एलिमेंट होगा और ये डिस्टेंस r होगा। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ r² इंटू dm, और यहां पर देखोगे r की वैल्यू रेडियस आ जाएगी r² इंटू dm। अब ये सभी एलिमेंट्स के लिए फिक्स होगा, सारे एलिमेंट्स के लिए ये डिस्टेंस फिक्स होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से इसको O मार्क कर देते हैं, तो O के अबाउट आपका आएगा r² इंटीग्रल dm। अब बच्चों dm का इंटीग्रेशन करते हो यानी कि मासेस को आप सम करते हो, तो आपको टोटल मास मिल जाएगा और ये हो जाएगा mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of ring about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of ring। plane of ring क्या है, जिस प्लेन में आपकी रिंग है उससे परपेंडिकुलर आपकी एक्सिस है, तो उसके अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²। आप बच्चों याद रखेंगे I अबाउट O इक्वल्स टू mr², ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इसके बाद हम स्टडी करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, अगेन इसमें भी हमारी एक्सिस डिफाइन करनी होगी, एक्सिस एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, एंड perpendicular to the plane of the disc। ये हमने लेना है। तो यानी कि ये हमारी डिस्क हो गई, मान के चल लेते हैं ये हमारी अब डिस्क हो गई। ओके, ये हमारी डिस्क हो गई, ये एक्सिस पास हो गई, इसका मास अगेन हमने m और इसका रेडियस कैपिटल R ले लिया।
तो बच्चों अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ये एलिमेंट लिया है हमने। ये एलिमेंट का डिस्टेंस सेंटर से हम लेंगे स्मॉल आर, ये होगा हमारा स्मॉल आर डिस्टेंस। इसकी जो थिकनेस होगी वो डी आर होगी और इसका जो मास होगा वो डीएम होगा। ओके, तो अब आप देख सकते हो, पहली बात तो डीएम को लिखेंगे। डीएम को बच्चों हमने क्या लिखना होगा, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द एलिमेंट, एरिया ऑफ द एलिमेंट, इस एलिमेंट का एरिया लिखना होगा। इस एलिमेंट का एरिया यानी कि ये लेंथ इनटू थिकनेस लिख सकते हैं। तो यहां पर इस एलिमेंट की जो लेंथ होगी वो पैरामीटर के बराबर होगी और वो होगी 2 पाई आर, और थिकनेस होगी आपकी डी आर। तो यानी कि आपने इस लेंथ को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये तो स्मॉल एरिया आ जाता है। तो हम डीएम को कैसे लिख सकते हैं, डीएम इक्वल्स टू मास टोटल, और टोटल एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर इंटू डी आर। तो यहां से आप पाई कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में कैंसिल हो जाएगा। आप पाई कैंसिल कर सकते हैं, ये आपका डीएम हो जाएगा। बाद में आप यहां पर ये हमने एक रिंग कंसीडर कर ली। ये क्या है, अब एक स्मॉल रिंग है। एलिमेंट क्या है हमारा, एक स्मॉल एलिमेंट इज रिंग विद रेडियस, रेडियस क्या है इसका आर, रेडियस आर एंड मास, मास डीएम। तो इस स्मॉल रिंग या एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा, जिसको हम डी आई लिखेंगे, स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको लिख सकते हैं डीएम इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि रिंग का यही आता था, जो भी मास है इंटू आर स्क्वायर। इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। आप देखेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो जैसे जैसे आर को छोटा करेंगे तो वो यहां से स्टार्ट होगा, आर को इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज करते करते ऐसे रिंग बनाएंगे और ये पूरी डिस्क बन जाएगी। तो आर का वेरिएशन आप समझ सकते हो कि आर का वेरिएशन 0 टू कैपिटल आर जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर डीएम को लिख लेंगे, तो ये हो गया आर स्क्वायर, और डीएम की वैल्यू कितनी है, एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2 आर डी आर। इंटीग्रेट कर, तो आप देखेंगे यहां पर कैलकुलेशन के लिए 2m बाई आर स्क्वायर ये कांस्टेंट है, और यहां पर आर स्क्वायर, तो ये आपके पास आर क्यूब इंटू डी आर आ जाएगा, जिसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू कैपिटल आर। इसमें 2m बाई आर स्क्वायर, और ये आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर की पावर 4/4, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू कैपिटल आर। तो फाइनली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मिलेगा वो मिल जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। यानी कि रिंग का आपको एम आर स्क्वायर आया था, लेकिन डिस्क का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया है, एम आर स्क्वायर बाई 2। बच्चों यहां पर कुछ बॉडीज दे रखी हैं और एक्सिस दे रखे हैं, और उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रखा है। तो जैसे हमने थिन सर्कुलर रिंग देखी जिसका रेडियस आर है और मास एम है, और यहां से एक्सिस इंपॉर्टेंट है, एक्सिस डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। तो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एट द सेंटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया हमारा, एम आर स्क्वायर। और अगर इसी को हम डायमीटर के अबाउट निकालें तो ये कितना आता है, हाफ एम आर स्क्वायर। बच्चों इसको हम आगे थ्योरम ऑफ एक्सिस पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस ऑफ एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यूज होती है। उसमें हम बताएंगे कि ये हाफ एम आर स्क्वायर कैसे आता है। इससे पहले हमने देखा था रॉड के लिए अगर सेंटर से निकालें तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आता है, और डिस्क के लिए हमने डेरिवेशन किया, अगर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और पासिंग थ्रू द सेंटर है
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr²/2। तो इसको भी हम फर्दर देखेंगे कि ये अगर डायमीटर के अलोंग लिया जाए तो इसका हाफ हो जाता है और ये हो जाता है mr²/4। तो बच्चों, अगर आपको हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर दे रखे हैं, तो हॉलो सिलेंडर को आप याद रखने के लिए हॉलो सिलेंडर इज जस्ट लाइक रिंग। जैसे अगर आप हॉलो सिलेंडर को छोटी छोटी रिंग्स में ब्रेक कर दें, यानी कि अगर आप छोटे छोटे स्लाइसिस करें तो आपको हॉलो सिलेंडर में से बहुत सारी रिंग मिलेंगी। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है वही आपका सॉलिड हॉलो सिलेंडर का होता है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सॉलिड सिलेंडर का होता है वही आपका डिस्क का होता है। तो सॉलिड सिलेंडर डिस्क के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर को अगर आप कट करें तो आपको बहुत सारी डिस्क मिलेंगी जिनका मास m1 m2 और ऐसे होगा। सभी को हम ऐड कर दें तो हमें टोटल mr²/2 मिल जाएगा। और यहां पर सॉलिड स्फीयर का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डायमीटर के थ्रू अगर लें तो ये आता है 2/5 mr²। आप इसको बच्चों याद कर सकते हैं।